हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ भाई भारतीय बाजारों के लिए। आज ग्लोबल समीकरण पस्त थे, पर गिफ्ट निफ्टी दबाव में था। वो शायद दिखा रहा था हमारे अपने रिजल्ट्स का कुछ हद तक खामियाजा देखने को मिलेगा, और लॉजिकल भी था। पर शुरुआती ट्रेड में पिटे और एक समय 180 190 पॉइंट के दबाव के साथ हम 560 570 के जोन पे चले गए थे। पर वहां से गजब की इंट्राडे रिकवरी आई। बस दिक्कत ये हुई कि वो जो प्रीवियस स्विंग लोज थे 694 700 के, 24694 का प्रिसाइज था, तो मैं इसलिए कह रहा हूं 690 से 700 के उसको इंटैक्ट रखना जरूरी था। पर आज जिस तरह का मूड बॉल बना वो टूटा। पर उसके बाद शुरुआती ट्रेड के बाद वहां पे वो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ है। मैं इसी एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहा था कि एक बार वो ब्रीच हो गया तो वो बोले नहीं, उस गस्टो के साथ ब्रीच नहीं और फॉलो थ्रू नहीं हुआ है, तो अभी बहुत ज्यादा उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए। शायद बाजार मन बना रहा है ऊपर चलने का। नीचे के लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन आज कर कवरिंग के मूव्स भी आए होंगे। 2-3 दिन से दबाव में थे भारतीय बाजार, कवरिंग के मूव्स आए होंगे। बैंक्स बढ़िया सपोर्टिव हुए। उठाइए आप आईसीआईसीआई बैंक, उठाइए आप एक्सिस बैंक, इवन एचडीएफसी बैंक शुरुआत दबाव से हुई थी और बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा काउंटर अच्छा था, एसबीआई अच्छा कर रहा था। जो प्रोफाइल और स्टॉक्स मजबूती दे रहे थे वो गजब के थे, अच्छा लग रहा था स्क्रीन को देखकर आज। बस एक इन्फोसिस सपोर्टिव, कल क्या हुआ था, इन्फोसिस ने सपोर्ट करा था तो पेन रिस्ट्रिक्ट हुआ। आज तेजी रिस्ट्रिक्ट हो गई क्योंकि इन्फोसिस गड़बड़ा गया। कल नतीजों से पहले तेजी थी, आज नतीजों के बाद दबाव आता हुआ नजर आया। हालांकि आईटी के अच्छा जो सवाल आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन से मैं कह रहा था आईटी के नंबर्स आने दीजिए। आईटी के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है भाई साहब। अब तक की थीम इमर्ज हो रही है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल बढ़िया कर रहा है। हर कंपनी के रिजल्ट्स में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बीएफएसआई का स्पेस अच्छा कर रही है। लार्जली नॉर्थ अमेरिका अच्छा कर रहा है। पर क्या अच्छा ये हो गया Q1 के बाद Q2 2 क्वार्टर्स बढ़िया रिकवरी ट्रेड के, तो क्या आईटी इज आउट ऑफ द वुड्स? क्या ऐसा कहा जाए अच्छे दिन आ गए, बढ़िया चलेगा? ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। मैंने आज वो एलटीआई माइंड्री के मैनेजमेंट से बातचीत करी, बिल्कुल कैंडिड रिप्लाईज थे कि रिकवरी का भरोसा जब होगा जब आईटी एज अ स्पेस 11-12% की ग्रोथ रेट पे लौट के आएगा। वो अभी नहीं दिख रहा है। और अभी एक नियर टर्म चैलेंज खड़ा है यूएस में इलेक्शंस का, और उसके बाद बजट्स और सीटीओज और सीईओज के मूड माहौल का। तो इलेक्शन का आउटकम यूएस का और उसके बाद किस तरह से अमेरिका इंक के सेंटिमेंट्स रहते हैं, उस पर बहुत हद तक डिपेंडेंट रहेगा। अभी बैठे हुए ये लगता है इस साल तो नहीं, अगले साल दरअसल एक्चुअल कह सकते हैं कि आईटी में हालात पटरी पे लौट आए। तो ये ऐसे ही फिर इस बीच ऐसे झटके लगते रहेंगे हमको। लेकिन हाँ, साइंस ऑफ ग्रीन शूट जो अपन कहते हैं वो एटलीस्ट विजिबल होना शुरू हुए आईटी में, ये अच्छी बात है। अच्छा, आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग इस समय हैं, जगह जगह से क्वेरी लेते रहेंगे। मेरे को याद पड़ता है अभी आने से पहले एक पॉपअप आया था कि केन्स टेक्नोलॉजी में क्या करें। कल हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, रमेश कोठारी साहब ने उठाया था सवाल अभी कुछ ही देर पहले। रमेश जी कल का उठाइएगा अपना ये मार्केट का पंचनामा। मेरे ख्याल से कल या परसों, कल ही शायद अपन ने केन्स टेक्नोलॉजीज किसी ने सवाल उठाया था, अपन ने उसके साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात भी करी थी और ये बताया भी था कि ये स्पेस ईएमएस की महंगी है, पर इसमें काफी तगड़े टेलविंड्स हैं, ये स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने केन्स की डिटेल में बातचीत करी थी कैसे सेमीकंडक्टर प्ले के तौर पे बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है ये, इसीलिए इस तरह की रह रहे के बाइंग इमर्ज हो रही है। खैर आगे बढ़ रहा हूं। आप डिटेल में जल्दी उस पर क्विकली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल आपको सब डिटेल मिल गई होंगी। एक बार आप टटोलोगे तो आपको डिटेल में कवरेज मिल जाएगा केन्स टेक्नोलॉजी, और इवन उसके साथ मैंने ईएमएस में डिक्सन को और ईएमएस एज अ स्पेस की अट्रैक्टिवनेस की बात करी थी। जहां तक मजगांव डॉक की बात है, मैं कुछ दिन से कोचीन शिपयार्ड वगैरह के लिए कह भी रहा हूं, आपने नोटिस करा होगा। ये पूरा सेक्टर जो है ना, मुझे लगता है इवन Q2 में भी फाइनेंशियली फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, बल्कि डिफेंस एज अ स्पेस के साथ पेंट कर लीजिए। मजगांव डॉक उससे अलग नहीं है ना। डिफेंस एज अ स्पेस आप देखो ना, आपको अपने आसपास जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। क्या हो रहा है दुनिया भर में? पॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो रही है।
दुनिया भर में सबके बहुत एम्बिशियस डिफेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में जो कह रहा हूं आप समझना। पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रही है, हमारे यहाँ हो रही है। नेबर्स के साथ इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, रह रहे के हो रहे हैं। क्या हमारे यहाँ वो एम्बिशियस डिफेंस के ऑब्जेक्टिव्स नहीं है? और उसके साथ साथ इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है। हमने तो खैर बहुत देर से सीखा, हमें कारगिल के समय से ही फुल गस्टों के साथ इंडिजिनसली यानी कि आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया पे बिलीव कर लेना था। आपको याद होगा उस समय एम्यूनिशन को लेकर कितने इश्यूज आए थे। खैर सरकारें बदली, फाइनली रियलाइज हुआ और इंडिजिनसनेस अभी तो शुरू हुआ है। मुझे इस स्पेस के कॉन्टोर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जिस तरह की स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, जिस तरह के अभी भी टेलविंड्स बन रहे हैं, 5 साल का सीएजीआर गजब का रहेगा। सालाना दर से जो ये कंपनीज ग्रो करेंगी, कोई इश्यू नहीं। तो आउटलुक अच्छा है। इंडस्ट्री के टेलविंड्स नेकेड आई के लिए भी इजीली डिसाइफर करने के लिए है कि इस पूरी इंडस्ट्री, जैसे अपन ने ईएमएस की कल कहानी पे बातचीत करी थी, डिफेंस की कहानी में भी कुछ नहीं बदलता है। हाँ, मजगांव डॉक के लिए कुछ जब नतीजे आएंगे तो अपने को 3 सबमरीन्स के ऑर्डर्स रिलेटेड अपडेट से, या वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो ऑलरेडी ये कंपनी काम कर रही है उसके डिलीवरीज को लेकर के अपडेट्स है, वो सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट रहेगा। पर मुझे इस सारे स्पेस में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां अपनी पिक एंड चूज करिए, एक्यूमुलेट करिए, ना खरीदिए। अभी बाजार ने कोई डेफिनेट बॉटम लगाया नहीं है, दबाव आ सकता है, गिरा सकता है, वगैरह वगैरह, सब ठीक है अपनी जगह, पर कहीं ना कहीं हिम्मत करनी पड़ेगी। और जिनके पास है, मुझे लगता है आपने काफी पेन पीरियड झेल लिया है, और लॉजिकल पेन पीरियड था क्योंकि एक्सेसेस थे इन स्टॉक्स में, वैल्यूएशन बहुत रिच थे, फंडामेंटल से वे अहेड थे। तो करेक्शन फेज बिल्कुल बनता था। मैंने आपको तमाम रीजन बता दिए क्यों ये स्पेस अट्रैक्टिव है। अब अपना कॉल आप लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। नालको नेशनल एल्यूमिनियम बढ़िया नवरत्न कंपनी। अब यार नालको के बारे में कुछ भी मेंशन करूं, बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस तरह से एल्यूमिनियम का प्राइसिंग आउटलुक है। हालांकि मैं मानता हूं यहां से फर्म ही देखने को मिलेगा, चाहे वो यूएस से हो या लार्जर लीडिंग इंडेक्स अपने लिए चाइना का होता है। चाइना का जीडीपी अभी आया, उस पर लोग बात कर रहे थे कि अभी और ये वो, चाइना के जीडीपी से कुछ ज्यादा एक्सट्रपोलेट मत करिए। चाइना ने अब जो स्टेप्स उठाए उसके बाद ग्रोथ किस तरह की चैनलाइज होगी वो इंपॉर्टेंट है। पर चाइना जो तमाम स्टेप्स उठा रहा है या कह रहा है उठाने वाला हूं, अभी खत्म नहीं हुए, उसको देखते हुए ऐसे ही लगता है। पर यह बात सच है, ग्लोबली एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे सब कुछ डिपेंडेंट है, इनके रेवेन्यूज, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट के सेंटिमेंट्स और इंटर्न इनके वैल्यूएशंस। अपना प्रीमाइस अपन सेट कर रहे हैं कि ग्लोबली प्राइस आउटलुक बेहतर रहने वाला है। यहां से उस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़िया है, बढ़िया इंटीग्रेटेड एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की रिफाइनरी, वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया, प्लस वन ऑफ द चीपेस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट जिसे अपन कहते हैं, प्रोड्यूसर ग्लोबली। अगर इंडस्ट्री एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, तो सोने पे सुहागा है। तो किसी नेशनल एल्यूमिनियम के लिए कोई इशू नहीं है। बस इसमें, और ऊपर से ये अपनी एल्यूमिनियम की कैपेसिटी बढ़ा रही है, एल्यूमिना की कैपेसिटी बढ़ा रही है। सरकार ने इसको बढ़िया माइनिंग राइट्स दे दिए, वो ब्लॉक्स जो अलॉट करे थे इनके लिए इनका इनपुट भी रेडी हो गया है। सब कुछ स्वीट स्पॉट पे है। आपको ग्लोबली मेटल की कीमतों पे नजर रखनी है, एनवायरनमेंट पे नजर रखनी है, वो अपने हाथ में नहीं है। अदरवाइज इस बिजनेस रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। होता तो लॉजिकली लगता ऐसा है इस समय कि आपको होल्ड करके चलना चाहिए। पर हाँ, जब मैं होल्ड बाय सेल नहीं बोलता, होल्ड ही ज्यादा व्यूज देता हूं या दूर रहने की बात करता हूं, फिर भी वो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिएगा तो ज्यादा बेहतर है। एल&टी फाइनेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर गया ये स्टॉक। मुझे तो मेरे रेडार पे, मैं पहली नजर रख रहा था जब से वो लार्ज ट्रेड हुआ था, आपको याद होगा, लार्ज ट्रेड में बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे थे। इवन लार्सन एंड टूब्रो जो इसका पेरेंट है उसने पैसा झोंका था। तब से कन्विक्शन बना हुआ है, और कन्विक्शन सिर्फ उससे नहीं, उससे पहले से जो तस्वीर बदल रही थी उसको लेकर था।
एक बढ़िया एनबीएफसी डाइवर्सिफाइड प्ले है। इस कंपनी ने शायद आज से 2 साल पहले 2022 में, मुझे याद, क्योंकि समय से पहले होगा इसलिए मुझे याद आ रहा है, 2022 में इसने जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे, जिसमें कि हम अपने पोर्टफोलियो का 80% रिटेलाइजेशन कर लेंगे, आसान शब्दों में रिटेल का बिजनेस कर लेंगे, हम अपनी एसेट क्वालिटी को फला जगह ले जाएंगे 1% नेट एनपीए पे, हम अपने रिटर्न ऑन एसेट्स को 3% पे ले जाएंगे। वो सब समय से पहले 2022 में कहा था 3 साल में अचीव करेंगे, 2024 के एंड तक मेरे ख्याल से लार्जली सब कुछ अचीव था। भरोसा बढ़ गया था इस कंपनी पे। वॉक द टॉक जो करने लगे, एग्रेसिव टारगेट्स पे उतर के कमाल करना शुरू कर दे, तो उस पर वैसे ही भरोसा बढ़ जाना चाहिए। पर हाँ, रिसेंट करेक्शन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 200 पे जाते जाते स्टॉक 160 165 के जोन पे आके खड़ा हो गया है, वापस करेक्शन का मूड आया है। पर इन लेवल्स पे जहां पे आके खड़ा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि इसका अगर 1 साल के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक देखोगे तो शायद 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो यार वैल्यूएशन के लिहाज से तो ठीक हो गया है और वॉक द टॉक कर रहा है, बढ़िया पेरेंटेज है, पेरेंट ने खुद स्टेक बढ़ाया हुआ था। तो मेरे लिए लार्सन टू ब्रो एल&टी फाइनेंस या लार्सन टू ब्रो फाइनेंस जो भी कहना है, एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। अब इस करेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता स्टॉक से जल्दबाजी में एग्जिट करने का मन बना है। पेन आ चुका था, ठीक है, आना था नहीं आना था पता नहीं मुझे, लेकिन ये अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है ये अपनी ईयर हाईज और शायद 200 प्लस के लेवल्स को विजिट करता हुआ नजर आया। हालांकि मेरा कोई राइट नहीं टारगेट सेट करने का, ना मुझे आइडिया है। कुछ ब्रोकरेज भी ऐसा मानती है, ऐसा कह लीजिए, ज्यादातर ब्रोकरेजेस के हैं टारगेट उसके ऊपर के, तो उन सबको देखते हुए ठीक है। पर आप एडवाइस से कंसल्ट करिएगा, वो आपको बताएगा दरअसल करना क्या और क्या लक्ष्यांक आपको लेके चलने हैं स्टॉक में। अरे बाप, बहुत दिनों बाद रडार पे आ रही किसी के पूछने के बाद, लेकिन हाँ नहीं, रडार पे रहती है मेरी एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्कुल बढ़िया है। एक जमाना था जब बहुत एक्टिवली, जब मैं न्यू ईयर कंपनी करता था तो मैनेजमेंट से बहुत बातचीत होती थी। ऑफलेट नहीं करा था, एक बार रिजल्ट सीजन खत्म हो तो अपन रिपैच करेंगे, तो समझा करेंगे दरअसल कांस्टेंट अपडेट्स। पर एनसीसी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में तो वन ऑफ द दिग्गज कंपनीज में से एक है। बढ़िया डाइवर्सिफाइड प्ले है, अक्रॉस वर्टिकल्स ये ऑपरेट करते हैं, और चुनिंदा ऐसी कंपनी है जिसने इस तरह की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज डिलीवर कर रखी है। तो बिजनेस रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। दूसरा फिर इशू क्या, एनवायरमेंट। अरे भाई साहब बहुत कंड्यूसिव है। देखो ना आप, नल से जल, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज, रेलवेज, सब जगह तो सरकार स्पेंड कर रही है, सब जगह इसका टेलविंड मिलने वाला है। जल जीवन मिशन वो था, नल जल से नल या जल जीवन मिशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो है बहुत सारे टेलविंड्स, खूब केपेक्स पे खर्च हो रहा है। एनसीसी जैसी कंपनी स्वीट स्पॉट पे है। ये बात अलग है रीसेंट हाइस से करेक्ट हुई है, 450 वाला 308 के आसपास आ गया तो करेक्शन आया हुआ है। पर क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव है भाई? 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शायद ऑर्डर बुक है, और अगर मैं पिछले साल की फाइनेंशियल्स देखूं, अगर FY24 के, तो शायद 2 से 3 टाइम विजिबिलिटी नजर आएगी ऑर्डर बुक से आपको। और ऑर्डर बुक वैसे भी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रही है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़िया है, एनवायरमेंट कंड्यूसिव है, तो शायद एनसीसी एक अट्रैक्टिव हो सकता है पोर्टफोलियो में। या फिर जिनके पास है, हो सकता है नहीं हो सकता, उसके तो विकल्प और भी है इंफ्रा स्पेस के, वो एडवाइजर बताएगा। लेकिन एनसीसी का क्योंकि स्पेसिफिक सवाल है, मेरा मानना है होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर करेक्टिव मूव मार्केट में जनरली आ जाएंगे तो हाई बीटा हैं, जनरली इंफ्रा नेम्स पिटते हैं, पर इतना पिट नहीं रहे। इस बार भी आपने देखा होगा इतना ज्यादा पिट नहीं रहे, क्योंकि एक जमाना था जब इनकी डेट लेडन बुक्स हुआ करती थी, खूब कर्ज होता था। आज की डेट में एनसीसी का कर्ज बहुत ज्यादा है नहीं, और एनसीसी का मैनेजमेंट बार बार मेंशन करता रहा है हम आने वाले समय में 1000 करोड़ रुपए से नीचे अपना डेट ले आएंगे। तो वो जमाने अलग थे। अब इस तरह से अब बिजनेस मॉडल्स काफी बेहतर है, बैलेंस शीट्स काफी रिपेयर्ड हैं, तो अब वो इस तरह की वोलेटिलिटी भी नहीं आती जिस तरह की मैसिव वोलेटिलिटी पहले आती थी, लज जाते थे स्टॉक। होपफुली ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस जॉनर का स्टॉक है उसमें इस तरह की वोलेटिलिटी आमतौर पर जानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इंफ्रा जनरली एल&टी को छोड़ के इंफ्रा जरा वीक हार्टेड के लिए होता नहीं है, लेकिन जिन्होंने ले रखा है शायद वो 365 वाला, शायद 310 या 320 के आसपास जहां भी खड़ा हुआ है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए।
फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, आज तो अब वीकेंड सामने खड़ा है, खूब नतीजा आ रहे हैं, दरअसल टीम अपडेट करी चली जा रही है, आप लोग भी स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा। मंडे को इन सब पर रिएक्ट कर रहे होंगे अपन लोग। वीकेंड एंजॉय करने के बाद जब मंडे को मुलाकात होगी तो शाम को 3:30 बजे फिर से डिकोड कर लेंगे। सुबह लेकिन 6:57 को जुड़ जाइएगा। तो ये सब वीकेंड का डेटा वेटा कैसा मूड मॉल है, अपन सुबह 7 बजे बैठकर डिस्कस करके बढ़िया प्लान बना लेंगे। सी यू।